नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले लेक्चर में हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई 5वीं जो एकांकी है अखबारी विज्ञापन, जिसको चिरंजीत जी ने लिखा है, इसको हमने कथावस्तु के तौर पर देखना शुरू किया है। इसकी कथावस्तु की शुरुआत हमने की है और पिछले लेक्चर तक हम मदन मोहन और दुर्गा के बीच घर के सामान लाने को लेकर जो बातचीत हुई है और बीच में ही किस प्रकार वहाँ पे मदन मोहन जिनसे सलाह मशवरा लेते हैं, वो पंडित जी वहाँ पे पधारते हैं और पति पत्नी के संवाद के बीच उनका आगमन वहाँ पे हो जाता है और किस प्रकार पंडित जी की आवाज़ सुनकर दुर्गा जो है दान धर्म के बारे में, महंगाई के ज़माने में वो कितना कठिन बन जाता है, इसके बारे में बात करती है। और अंदर से आती हुई गंध से उसको पता चलता है कि शायद चूल्हे पर दाल जल रही है, तो तुरंत वो अंदर चली जाती है। और इतने में मदन मोहन भी जो है थैला उठाकर बाजार के लिए सामान लाने के लिए चल पड़ता है और तभी अचानक वहाँ पे पंडित जी का आगमन हो जाता है। तो यहाँ तक हम आगे हैं। तो देखिए, पंडित नमो नारायण इधर उधर देखकर कृत्रिम सहानुभूति प्रकट करते हुए, यजमान लगता है आज बहुजी फिर से कुछ, अर्थात पंडित जी समझ चुके थे कि मदन मोहन और दुर्गा के बीच, पति पत्नी के बीच आज कुछ जरूर हुआ है और वो पूछ बैठते हैं कि फिर इसे एक बार आपके और पत्नी के बीच में कुछ तो हुआ होगा। मदन मोहन कहते हैं, पंडित जी आप तो उनके स्वभाव से परिचित ही है। खैर मुझे बाजार से आटा लाना है, आप जरा जल्दी बताइए कुंडली से क्या पता चला। अब ये नौकरी के संदर्भ में जब मदन मोहन ने पंडित जी से को पूछा था कि मेरी कुंडली में दूसरी नौकरी करने का योग है या नहीं, तो उसको लेकर ये मदन मोहन पंडित जी को पूछता है कि जल्दी से बताइए, मुझे बाजार से आटा लाने जाना है और मेरी कुंडली से कुछ पता चला या नहीं। पंडित जी कहते हैं पोती पत्रा खोलते हुए, यजमान यही सब तो बताने आया हूँ, यह लीजिए अपनी जन्म पत्री और कुछ बातें दिखाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मैं यही तो बताने आया हूं और आपकी ये जन्मपत्री ले लीजिएगा। मदन मोहन कहता है, पंडित जी जन्मपत्री लेकर क्या करूं, आप बताइए, मतलब कुंडली से नौकरी के योग है या नहीं, या जन्मपत्री मुझे कुछ काम की नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। पंडित जी कहते हैं, हाँ बताता हूं। चटाई पर बैठकर पत्रा देखते हुए, आपका नाम मदन मोहन है ना? तो पंडित जी फिर से एक बार तसल्ली कर रहे हैं कि आपका नाम मदन मोहन है ना, तो इस हिसाब से आपकी राशि सिंह हुई। फिर से एक बार वो शुरुआती जो चर्चा हुई थी वहां से वो शुरू कर दे, आपकी राशि सिंह है। मदन मोहन कहते हैं, पंडित जी मेरी राशि सिंह या बकरी इससे कोई सरोकार नहीं है, मतलब मेरी राशि सिंह हो या बकरी हो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे बताइए कि मेरे कुंडली में नए नौकरी का योग है या नहीं, ऐसा वो पूछ रहा है। पंडित जी कहते हैं, यजमान वही तो बता रहा हूँ। जन्मपत्री खोलकर बड़े ध्यान से देखते हुए, 10वें स्थान में सूर्य बैठा है जो भाग्य बुद्धि का सूचक है। और बीच में वहां पे बात कट जाती है और पंडित जी कह रहे हैं कि 10वें स्थान में सूर्य बैठा है और ये भाग्य बुद्धि का द्योतक है, सूचक है। तो मदन मोहन कह रहे हैं, तो फिर मेरा काम बन जाएगा ना? फिर भी मदन मोहन के दिमाग में शक है कि मेरी नई नौकरी मुझे मिल जाएगी या नहीं, तो वो पूछ बैठता है कि मेरा काम बन जाएगा ना? उत्सुकता या हर्षित सा पंडित जी के पास चटाई पर बैठ जाता है और पंडित जी कहते हैं, निश्चित ही आपका काम बन जाएगा, आप तुरंत अपने मन की कर डालिए। मतलब आप जो सोच रहे हैं पुरानी नौकरी से इस्तीफा देना और नई नौकरी ढूंढना, ये आप काम शुरू कर लीजिएगा, ऐसा पंडित जी उनको बताते हैं। मदन मोहन कहता है सहमी हुई दृष्टि से अंदर से दरवाजे पर डालते हुए, मैंने चुपचाप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वह तो चुपचाप, मतलब मदन मोहन जो भी कुछ कर रहा है वो चुपचाप तरीके से कर रहा है, किसी को उसकी पत्नी को भी ये पता नहीं है, तो वो बोल रहा है कि आप चुपचाप रहिए, मैं अपने तरीके से करूँगा। पंडित जी कहते हैं, हाँ आपने बताया था कि आपने नेशनल पत्रिका में विज्ञापन दे रखा है और मदन मोहन ने जो है एक अखबार में जो है उस तरह का विज्ञापन भी दे रखा है, उसकी शैक्षिक योग्यता और उस शैक्षिक योग्यता के बल पर उसको जो नौकरी प्राप्त करनी है, तो ये नेशनल पत्रिका में उसने विज्ञापन दे रखा है। अवश्य ही कहीं से उत्तर आएगा, बड़ा ही शुभ योग है, लेकिन सोचता हूँ। अब देखिएगा कि शुभ योग, ये सभी बातें जो है अंदर से दुर्गा जो है दरवाजे के पीछे से वो सभी बातें सुन रही होती है पंडित जी और मदन मोहन के बीच में जो भी कुछ चल रहा है। तो वहाँ पे मदन मोहन घबरा कर, क्या पंडित जी
पंडित कहते हैं आप उन्हें छोड़ सकेंगे, मेरा मतलब है, मतलब पंडित जी कहते हैं कि आप जहाँ पे पहले नौकरी कर रहे हैं वो उन्हें छोड़ सकेंगे, या अर्थात पूरी बात न कहते हुए कह रहे हैं कि क्या आप उन्हें छोड़ सकेंगे, मेरा मतलब है कि ये सही होगा। तो मदन मोहन कह रहे हैं हाँ मैं समझ गया, आप उन्हें जानते ही है, अब उनसे मेरा निभाव नहीं हो सकता। अब वो मदन मोहन बता रहा है कि वो सीधे सीधे बात करने की बजाय इशारों के माध्यम से बात कर रहे हैं, आप उन्हें वगैरह इस प्रकार के शब्द वो बोल रहे हैं, नाम लेने के बजाय उन्हें वगैरह शब्दों का इस्तेमाल करके, अब उनसे मेरा निभाव नहीं हो सकता, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए मुझे कहीं और, अर्थात मुझे अगर मेरा जीवन सुखी बनाना है तो मुझे कहीं और, यहाँ पर ही बात समाप्त हो जाती है। पंडित जी आगे कहते हैं आप ये निश्चय जानिए नया संबंध आपके लिए शुभ होगा। अब मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नया संबंध जो है आपको शुभ होगा, आप देर न कीजिए। अर्थात अब पंडित जी बता रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं नई नौकरी के बारे में तुरंत जो है वो कर डालिए। लेकिन ये जो नया संबंध, शुभ योग, ये जो कुछ बातें चल रही है ये दुर्गा सुन रही है, और दुर्गा के दिमाग में ये नई नौकरी के बारे में कुछ उसको मालूम नहीं है, और वो अनुमान लगाती है कि इनके बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है। मदन मोहन, मेरी तरफ से कोई देर नहीं, अखबार में विज्ञापन दे रखा है और शायद दुर्गा आ रही है, उसने मुझे बाजार से आटा लाने को कहा था, मैं यहाँ। अब उतने में जो है दुर्गा की आहट सुनकर जो है मदन मोहन आटा लाने की बात याद करते हैं और उसको वहाँ से चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पंडित जी जल्दी से पोती पतरा समेटे हुए, घर में आटा नहीं, ओ तो आज सीधा नहीं मिलेगा, मतलब वो जो सीधा दिया जाता है दक्षिणा के तौर पर वो नहीं मिलेगा, आप बाजार जाइए, बहूजी रुष्ट होंगी, मैं भी जाता हूँ, नमो नारायण। अब पंडित जी वहाँ से चलने को हो रहे हैं, आटा ही घर में नहीं है तो उनको आज सीधा जो दक्षिणा के तौर पर जो भी कुछ घर का सामान होता है दिया जाता है, गेहूँ वगैरह आटा, वो नहीं मिलेगा सोचकर पंडित जी वहाँ से निकलने को कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं भी निकलता हूँ। और मदन मोहन जल्दी से जूता पहनता है और पंडित जी भी जल्दी से उठकर पोती पत्रा बगल में दबाकर चलने का उपक्रम करते हैं। तभी अंदर वाला दरवाज़ा पटाख से खोलकर क्रोध में चंडी बनी दुर्गा बैठक में आ जाती है, मतलब क्रोध से लालायित होकर जो है दुर्गा वहाँ पे आ जाती है। तो क्या कहती है देखिए, दुर्गा गुस्से में ललकारते हुए कह रही है, कहाँ जा रहे हो पंडित जी, इनके नए संबंध का मुहूर्त तो बताते जाइए। अब वो उसने जो बातें सुनी थी, नया संबंध, मुहूर्त वगैरह, तो अब दुर्गा जो है पूरी बात जानना चाहती है और पंडित जी को कहती है, कहाँ जा रहे हैं पंडित जी, अब इनके नए संबंध और नए मुहूर्त के बारे में मुझे बताइए। पंडित जी कहते हैं घबरा कर, क्या कह रहे हो वह तो, अब वो बात सुनने को तैयार नहीं है, बीच में ही बात काट देती है। दुर्गा कहती है गुस्से से, वह तो क्या लगा रखा है, दरवाजे के पीछे से मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। तो मदन मोहन कहता है, दुर्गा तुम्हारी यह बहुत बुरी आदत है, जासूसों की तरह, अर्थात वो अपनी पत्नी की आदत को जानता है और दुर्गा को कोसने लगता है कि तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है कि जासूसों की तरह दूसरों की बात सुन लेना। दुर्गा कहती है बात काटकर, तो शायद मेरी इसी बुरी आदत के कारण तुम दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहे हो। अब बात जो है सीधे तरीके से दुर्गा वहाँ पे मदन मोहन को कह बैठती है, कहती है कि मेरी इसी बुरी आदत के कारण तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो। मदन मोहन चौंक जाता है, दूसरी शादी। पंडित कहते हैं रुक कर, नमो नारायण बहू जी, आप यह क्या कह रही है, अर्थात नमो नारायण। पंडित जी भी वहाँ पे घबरा चुके हैं क्योंकि अब शायद झगड़ा होने का माहौल बन रहा है। और वो पंडित जी कह रहे हैं कि बहू जी आप ये क्या कह रही है। दुर्गा कह रही है घृणा से, कैसा नाटक कर रहे हैं दोनों, कुंडली देख ली, शुभ मुहूर्त सोच लिया, लग्न घड़ी तय कर लिया और अब अनजान बनकर पूछते हैं दूसरी शादी कैसी, दूसरी शादी होने के कसर ही क्या रह गई है। अब जो उनके बीच जो वार्तालाप चल रहा था और दुर्गा ने वहाँ पे अनुमान लगा लिया था कि अब ये मदन मोहन जो है पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने वाला है। अब ये तर्क लगाने के बाद पंडित जी और मदन मोहन कुछ सोचने, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछने लगते हैं कैसी शादी, दूसरी शादी वगैरह।
तो खैर इनसे तो मैं बाद में सुलट लूंगी। पंडित जी आप बताइए, मुझसे ही रोज दान दक्षिणा लेकर मेरा सत्यानाश करने की आपको यह सूझी कैसे? अब वो पंडित जी पर थोड़ा सा गुस्सा हुई है और कह रही है कि आप मुझसे रोज दान दक्षिणा ले लेते हैं और आज मेरा ही सत्यानाश करने के लिए आप तैयार हो गए, आपके दिमाग में कैसे आ गया? पंडित जी हकलाते हुए, मतलब थोड़ा सा वो घबरा गए। बहू जी आप कुछ का कुछ समझ बैठी है। बात यह है कि बाबू मदन मोहन जी नई नौकरी, अब बीच में ही बात काट देती है और वो पंडित जी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्गा अब कुछ किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो फिर बीच में बात काटते हुए कहती है, दुर्गा काटने से अद्भुत, चुप रहिए पंडित जी, मैं आप दोनों की बातें अपने इन कानों से सुन चुकी हूँ, बेकार झूठ बोलने की कोशिश न कीजिए। मैं पूछती हूँ पंडित जी, जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद करते हुए आपको शर्म नहीं आई? अब पंडित जी को वो ताने दे रही है, गुस्सा कर रही है और उसी को सुना रही है। अब पंडित जी जो है, बहू जी आप तो, अर्थात वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहू जी आप गलत समझ बैठी है। दुर्गा कहती है, मैं आपको गालियां दे रही हूँ, यही आपका कहना, आप यही कहना चाहते हैं ना? जिस स्त्री की छाती पर मूंग दलने के लिए सौत लाई जा रही है वह गालियां न देगी तो क्या आशीषें देगी? अर्थात अब दुर्गा जो है कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही दुर्गा जो है उनको रोकती है और अपनी बात वहां पे कह देती है। वो कह रही है कि जिस स्त्री के छाती पर दलने के लिए सौतन वहां पे लाई जा रही है, वो स्त्री जो है दूसरों को गालियां ही देगी, आशीष नहीं देगी, मदन मोहन कहते हैं। लेकिन दुर्गा असल बात वही है जो पंडित ने बताई है। अर्थात पंडित जी जो बता रहे थे कि दूसरी नौकरी वगैरह, तो मदन मोहन भी समझा रहे हैं कि असल बात तो वही है कि पंडित जी ने जो बताई थी। दुर्गा कह रही है, हाँ मैं सुन चुकी हूँ असल बात, मेरे साथ तुम्हारा निभाव नहीं हो सकता। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए तुम्हें कहीं और नाता जोड़ना ही है। नई बीवी के लिए अखबार में विज्ञापन दे रखा है, आज या कल आने वाला है। और अब देखिए, अब जो बातें जो उन्होंने कही थी और दुर्गा ने जो उसका अर्थ लगा लिया था, उसके आधार पर दुर्गा जो है इनके साथ झगड़ा कर रही है। मदन मोहन दुर्गा के सामने अपराधी सा खड़ा है। दुर्गा कहती है, दुर्गा तुमने, मदन मोहन कहता है, दुर्गा तुमने बातों का सरासर गलत अर्थ लगा लिया है। मैं गिज्जामल के यहाँ से नौकरी छोड़कर कोई अधिक वेतन वाली नौकरी ढूंढ रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैंने अखबार में विज्ञापन दिया था। मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं ये जानने के लिए मैंने पंडित जी को अपनी जन्म पत्री दिखाई थी। अर्थात मदन मोहन जो कोशिश कर रहे थे गिज्जामल की यहाँ की नौकरी छोड़कर नई नौकरी ढूंढने की, और इसी उद्देश्य से उन्होंने पंडित जी को अपनी जन्म पत्री दिखाई थी और वो समझा रहे हैं दुर्गा को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने जो अर्थ लगा लिए है, शुभ मुहूर्त, शुभ योग वगैरह, नया संबंध जोड़ना वगैरह, ये नई शादी के लेकर नहीं है, मेरी नई नौकरी को लेकर है। तो दुर्गा डांट कर, चुप रहो जी, ये झूठ बोलकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मैं दूसरी औरत की तरह पति के पांव की जूती नहीं की, जी चाहा तो पहन ली और जी चाहा तो उतार कर फेंक दी। मुझ में आखिर क्या दोष है? लूली हूँ, लंगड़ी हूँ, अंधी हूँ, बदसूरत हूँ। अब वो दुर्गा जो है अपने आप को कोस रही है। वो कह रही है कि मुझ में क्या कमी है? मैं दूसरी औरतों की तरह ऐसी औरत नहीं हूँ जो जब चाहा जूतों की तरह पहन लिया और जब चाहा जूतों की तरह उतार लिया। तो मुझ में क्या दोष है? मैं लूली हूँ क्या? मैं अंधी हूँ क्या? मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं लंगड़ी हूँ क्या? इस तरह से दुर्गा जो है मदन मोहन को जवाब मांग रही है। दुर्गा कहती है, ठहरिए पंडित जी, इस तरह आग बचाकर यहाँ से खिसकने की कोशिश नहीं कीजिए। अब उतने में पंडित जी जो है दरवाजे की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्गा जो है उनको रोक देती है, कहती है कि इस तरह आंख बचाकर जो है वहां से खिसकने की कोशिश मत कीजिए। पंडित जी गिड़गिड़ा कर, अब पंडित जी जो है मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बहू जी मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो, अब वो बहू जो मतलब पंडित जी दुर्गा को बता रहे हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं तो इनको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ। दुर्गा कहती है, हाँ आपका दोष नहीं है, इन्हीं का है, बुलाया तो इन्होंने ही होगा आपको दूसरी शादी का षड्यंत्र रचने के लिए। आप जा सकते हैं, लेकिन फिर आप कभी इस घर में कदम नहीं रख सकते। कान खोलकर सुन लीजिए, आज से दान दक्षिणा बंद, पुरोहिताई बंद। अर्थात अब दुर्गा जो है गुस्से में है और अपने पति का साथ देने के कारण पंडित जी को वो कह देती है कि आज से मेरे घर में कदम नहीं रखना है। और
और कान खोलकर सुन लीजिएगा कि आज से दान दक्षिणा भी बंद हो जाएगा और पुरोहिताई जो दान में दी जाती है वो भी बंद हो जाएगा। तो वो दुर्गा उनको जाने के लिए कह देती है और वहाँ से पंडित जी पोथी पत्रा लेकर जो है चले जाते हैं। फिर पंडित जी जाते हुए जैसे जान बचियो, अच्छा भोजी भगवान आपका भला करे, नमो नारायण कहते हुए आशीष देकर जो है वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो दुर्गा जो है वहाँ पे गली का दरवाजा बंद करके लौटती हुई, अब पति पत्नी दोनों घर में है, अब जो मुख्य द्वार है जो गली में खुलता है उसको वो बंद कर देती है। अच्छा हुआ ये पंडित तो गया, अब जरा तुमसे सुलट लो। अब वो पति की ओर मुड़ गई है, मदन मोहन की ओर मुड़ गई है और मदन मोहन को वो अब पूछने लगी है कि मुझे सच सच बताओ, अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। तब वहाँ पे मदन मोहन, मैं आटा ले आऊँ। अब ये कहने के बाद मदन मोहन को जो काम सौंपा गया था वो कहता है मैं आटा ले आऊँ, 9 बज गए हैं। अब दुर्गा कहती है रहा रोककर, आटा तो अब तुम नई घरवाली के आने पर ही लाना। अर्थात अब दुर्गा जो है बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो मदन मोहन को कह रही है कि तुम्हें अब आटा लाना है तो नई घरवाली आने के बाद ही लाना, और वही आकर खाना बनाएगी और तुम्हें दफ्तर भेजेगी। अब वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मदन मोहन परेशान है, जैसे अनुनय करते हुए दुर्गा से कह रहा है, दुर्गा अपनी ही कहती जाओगी, मेरी भी सुनोगी। अब पति जो है वहाँ पे बेबस हुआ है, अपने पति के सामने समझाने की, पत्नी के सामने समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जो सोचा है, तुम जो समझ रही हो उसमें कुछ तथ्य नहीं है। तो दुर्गा क्या कहती देखिए, नहीं अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, अब तो देखूंगी कि कैसे तुम 100 रुपये में 2 बीवियों का खर्चा चलाते हो। गिज्जामल की फर्म में महीना भर लोहा कूटने के साथ 100 रुपये ही तो तुम्हें मिलती है ना। अब वो दुर्गा जो है बहुत गुस्से में और कहना चाह रही है कि तुम 100 रुपये जो आमदनी प्राप्त कर रहे हो महीने की, इसमें 2-2 बीवियों को कैसे पालते हो, तो ये मैं देखना चाहती हूँ। मदन मोहन कहता है, दुर्गा यह क्या जुल्म कर रही हो, टाटा टाइपिस्ट के काम को लोहा कूटना बताती हो। मतलब टाइपिस्ट के काम को लोहा कूटना नहीं होता है, मतलब लोहा कूटना हल्के दर्जे का काम होता है, लेकिन टाइपिस्ट का ऊंचे दर्जे का काम होता है। भले उसके लिए तनख्वाह कम है लेकिन टाइपिस्ट का काम अच्छा होता है। मदन मोहन ये समझाने की कोशिश कर रहा है। दुर्गा व्यंग्य से कहती है, घबराओ नहीं, तुम्हारी नहीं होने वाली पत्नी के घर का कोई आदमी यहाँ नहीं सुन रहा। विज्ञापन में तुमने अपनी योग्यता, नौकरी, आमदनी और उम्र के बारे में जो झूठा ब्यौरा दिया होगा, लड़की वाले उसी को सही मानेंगे। जरा देखो तो वह विज्ञापन। मेज पर से नेशनल पत्रिका का वो अंक जो है वह उठाती है और क्या इसे एक बार में छपा है, वो देखना चाहती कि वो विज्ञापन कैसा है। मदन मोहन कहते हैं, जैसे जान बच गई, हाँ विज्ञापन जरूर देख लो, मेरी बात तो तुम नहीं सुनोगी। विज्ञापन से तुम्हें अपने आप सच्चाई मालूम हो जाएगी। बढ़कर अखबार से दिखाते हुए, मेरा विज्ञापन 7 दिन हुए, 19 तारीख को इस अंक में छपा था, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी उसका उत्तर नहीं मिला है। दुर्गा पढ़ते हुए, नौकरी चाहिए एक योग्य तथा अनुभवी टाइपिस्ट को जो शॉर्ट हैंड भी जानता है, आजकल एक प्रसिद्ध फर्म में काम कर रहा है, अधिक वेतन के लिए परिवर्तन चाहता है, पत्र व्यवहार के लिए पता पोस्ट बॉक्स नंबर 3111 मार्फत नेशनल पत्रिका हूँ, पर यह कैसे मान लूँ कि यह विज्ञापन तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है, केवल पोस्ट बॉक्स नंबर 3111 लिख रखा है, दे रखा है। अब वहाँ पे वो मदन मोहन का उस विज्ञापन में नाम न छपने के कारण फिर से एक बार संदेह बढ़ जाता है कि वो कह रहे हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि ये विज्ञापन तुम्हारा ही है। तो मदन मोहन समझाता है, देखिए देवी जी, अखबारों की आवश्यकता के स्तंभ में नौकरी, शादी ब्याह, कामकाज संबंधी जो विज्ञापन छपते हैं उनमें पोस्टबॉक्स नंबर ही दिया जाता है ताकि विज्ञापन देने वाले का नाम गुप्त रहे। पोस्टबॉक्स नंबर के पते पर जो उत्तर आते हैं, अखबार वाले उन्हें इकट्ठा करके विज्ञापन दाता के पास भेज देते हैं। अब देखिए, ये नौकरी से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित, कामकाज से संबंधित जितने भी अखबारों में विज्ञापन छपते हैं, उन विज्ञापनों में विज्ञापन देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं छापा जाता, क्योंकि उस नाम को गुप्त रखा जाता है और उनके बदले वहाँ पे पोस्टबॉक्स नंबर दिया जाता है और उस पोस्टबॉक्स नंबर पर ही वहाँ पे उस विज्ञापन के उत्तर में आए हुए पते पर पत्र जो है भेज दिए जाते हैं। दुर्गा कह रही है, यह सब मैं समझती हूँ, लेकिन यह कैसे मान लूँ कि पोस्टबॉक्स नंबर 3111 तुम्हारा ही है। अब दुर्गा फिर भी मानने को तैयार नहीं है। 3111 तुम्हारा ही ये नंबर है, कैसे मैं मान लूँ। मदन मोहन कहते हैं, मैं तुम्हें अखबार वालों की वह चिट्ठी दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने मेरा पोस्टबॉक्स नंबर सूचित किया है।
अर्थात अखबार वालों के साथ जो पत्र व्यवहार मदन मोहन ने किया था, तो उसमें जो पोस्ट बॉक्स नंबर उन्होंने सूचित किया था, वो चिट्ठी जो है वो दिखाने के लिए तैयार है और वो दिखाना चाहता है और कहता है ये रही फाइल और ये रही वह चिट्ठी, लो पढ़ लो। वो चिट्ठी दिखा रहा है जिस पर विज्ञापन के समाचार पत्रों के संपादक ने उनको पोस्ट बॉक्स नंबर सूचित किया था। दुर्गा विजय पहलवान की मुद्रा में एकाएक ललकार कर वह मारा, तुम्हारा छल पकड़ा गया। अब वो पोस्ट बॉक्स नंबर जो 3111 था, तो उस चिट्ठी पर तो कुछ अलग ही था। तो मदन मोहन कांप कर लड़खड़ा कर क्या कह रही हो, अब तुम तो पकड़े गए हो, अर्थात तुम्हारा छल पकड़ा गया है। अब दुर्गा जो है चुप बैठने वाली है, दुर्गा बैठने वाली नहीं है। दुर्गा कह रही है, घृणा से पत्र मदन मोहन की आंखों के आगे लाकर जरा गौर से देखो, इस चिट्ठी में अखबार के मैनेजर ने पोस्ट बॉक्स नंबर 311 सूचित किया है, न कि 3111। अब वो बता रही है कि अखबार के संपादक ने इस चिट्ठी पर जो पोस्ट बॉक्स नंबर दिया है वो 3111 नहीं है, 311 है। वो थोड़ा सा देख लो। मदन मोहन हैरान होकर, हैं ये क्या, मैंने पहले ध्यान से पढ़ा ही नहीं, अब मैंने पहले ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ये क्या हो गया। दुर्गा, अपने छल और झूठ को छुपाने के लिए कोई बहाना ढूंढो, इससे काम नहीं चलेगा। अब वो समझ चुकी है कि उसका पति जो है किस प्रकार उसको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अब मदन मोहन परेशान है कि जो भी गलतियां हुई है संपादक की ओर से या समाचार पत्र की ओर से, उसके कारण उसके घर में जो बवाल उठा है, इसको लेकर वो परेशान है। अब वो उसके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके भरोसे जो है वो दुर्गा को समझा सके कि मैंने नौकरी के सिलसिले में विज्ञापन दिया है, न कि शादी के सिलसिले में। अब वहाँ पे आगे की बातें जो है, मतलब यहाँ तक हम आ गए हैं, आगे की बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसमें अब तक हमने देखा कि किस प्रकार शादी पंडित जी के मुख से जो शब्द आए थे, कोड के रूप में, कोड लैंग्वेज के रूप में जो बातचीत कर रहे थे मदन मोहन और पंडित जी, और उसको गलत तरीके से दुर्गा ने किस प्रकार भाप लिया था और समझ लिया था कि अब मदन मोहन जो है दूसरी शादी करना चाह रहा है। तो इस वजह से इन पति पत्नी के बीच में वहाँ पे झगड़ा शुरू है और अपनी सफाई में मदन मोहन जो है बहुत कुछ बातें दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाधान योग्य ऐसी कोई भी बात दुर्गा को न दिखाई देने के कारण और झगड़ा जो है वहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अगले लेक्चर में यहाँ से आगे की बातें देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।